Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, and special compliments to my viewers of this channel and subscriber of this channel of Shaheen Leaders Academy. मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन है आप लोगों के लिए हमारी फैकल्टी के साइंस डिपार्टमेंट ने फिज़िक्स टेस्ट नंबर 6 के नाम से आपके लिए ये लेसन बनाया है, जिसमें हमने वो तमाम सवालात शामिल किए हैं जो कि आपके एरो ट्रेड्स में एयर वुमेन के जो टेस्ट हो रहे हैं फ़िज़िक्स के उसमें, और एरो स्पोर्ट के जो डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं सिलेक्शन के, उसमें भी ये सवालात बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं ताकि आप लोग इनकी तैयारी कर लें और अच्छे तरीके से आप अपने टेस्ट को पास करें। और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी उनके फिज़िक्स के टेस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बड़ी मुफीद है, क्योंकि इसमें बड़ी एक कंसेप्चुअल स्टडी है, बड़ा एक कंसेप्चुअल लेक्चर आपको दिया जाएगा विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ताकि आप लोगों को सारे सवालात समझ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी फैकल्टी माशाल्लाह बहुत ही भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, और इंशाल्लाह हम आपको आज बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से आप सीख के आप पाकिस्तान की जो बहादुर मुसल्लह अफवाज हैं उनका एक बहुत अहम हिस्सा बनेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेट्स प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फिजिक्स टेस्ट नंबर 6। So let's start from question number 1. Question number 1 is vector A is represented as, हमने बताना है कि हम जो वेक्टर है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहाँ आप लोगों ने 9th में टॉपिक पढ़ा होगा वेक्टर का, उसमें आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी होगी। वेक्टर को हम डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो डिफरेंट वेज 3 to 4 वेज हैं वो बता देता हूँ। या तो हम वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो डाल देते हैं, ऐसे ऊपर एरो डाल देते हैं, या हम वेक्टर के नीचे ऐसे डाल देते हैं एरो, या तो हम उसे बोल्ड करके लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए को हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम ए के ऊपर एरो डाल दें, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए के नीचे एरो डाल दें, ये भी हमारे पास एरो को रिप्रेजेंट करता है। या तो हम ए को बोल्ड कर दें, बोल्ड कर दें थोड़ा सा, तब भी हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में भी हमारे पास ए है लेकिन वो थोड़ा सा बोल्ड है। ऑप्शन नंबर बी में भी थोड़ा सा बोल्ड है, और ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास सही बोल्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन होगा, क्यों ना कि मैंने आपको बताया है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये है कि हम वेक्टर के ऊपर एरो हेड बना दें। लेट्स हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए है, हमने उस पर एरो हेड बनाई है, या तो उसके ऊपर आ सकती है या नीचे आ सकती है, या तो हम वेक्टर को बोल्ड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में आपके पास है ना एरो हेड वाली, तो एरो हेड वाली कोई सिचुएशन ही नहीं थी सिवाय बोल्ड के। सो बोल्ड वाला जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी था। सो ऑप्शन नंबर सी ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है। Now let's proceed toward our question number 2. Question number 2 ये है, if two quantities are directly proportion then their graph is in dash। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी 2 क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कोई भी 2 क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो उनके ग्राफ कैसे होंगे हमारे पास। जब हमारे पास 2 क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो जो उनके ग्राफ होते हैं वो हमारे पास पैरेलल लाइंस बनती है। इफ़ टू क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लेट्स सपोज मैं एक क्वांटिटी ए लेता हूँ, ए को मैं बी लेता हूँ, ए एक ली है और दूसरी बी ली है। अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कांस्टेंट के पुट करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू के बी। इन जर्नल में जो के की वैल्यू हम लेते हैं वो हम 1 लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ से ए इज़ इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इन जर्नल हम के इज़ इक्वल टू 1 लेते हैं, लेकिन जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट पुट करते हैं, और डिफरेंट कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने के लिया है तो के की वैल्यू मैंने जर्नल में 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास ए इज़ इक्वल टू बी आ गया।
अब देखें, जब मेरे पास a इज़ इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब है कि जो इन दो क्वांटिटीज़ a और b का ग्राफ बनेगा वो a दूसरे के इक्वल होगा, और वो दोनों ग्राफ a दूसरे के इक्वल तब भी होंगे जब वो दो पैरेलल लाइंस होंगी। लेट्स सपोज क्वांटिटी a और क्वांटिटी b का ग्राफ ऐसे ये हमारे पास बनता है। यहाँ पर मैं a लेता हूँ, यहाँ पर मैं b लेता हूँ। सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना वो पैरेलल लाइंस होंगी ऐसे, या तो वो ऐसे होंगी या वो ऐसे होंगी, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में वो पैरेलल लाइंस ही होंगी। सो जब दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं तो जो उनके ग्राफ होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं, तो उनके जो ग्राफ होते हैं उसमें हमारे पास जो स्लोप मिलती है वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए है पैरेलल लाइन, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। इनफाइनाइट लाइन को हम काउंट नहीं कर सकते। कर्व लाइन वो होती हैं जो स्ट्रेट लाइन ही होती, जो हर कर्व होती हैं, या तो वो ऐसे हो सकती हैं या वो ऐसे किसी डिफरेंट सिचुएशन में हो सकती हैं। और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पैरेलल लाइन इज द करेक्ट हेयर। Now let's proceed to what our question number 3. Question number 3 हमारे पास ये है, if a body rotate about its axis and remain equidistant from its axis then its motion is called। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक बॉडी है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एक बॉडी है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और वो इक्विडिसेंट है, और जो डिस्टेंस है एंड रिमेन इक्विडिसेंट, और वो जिस पॉइंट पे वो बॉडी रोटेट कर रही है वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमारे पास ऐसी मोशन को क्या कहेंगे। क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। इफ़ अ बॉडी रोटेट अबाउट इट एक्सिस, अगर एक बॉडी अपने एक्सिस पे मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, एंड रिमेन इक्विडिसेंट फ्रॉम इट्स एक्सिस, और वो जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है उससे इक्विडिसेंट है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, तो हम उसकी मोशन को क्या कहेंगे। इसके लिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। साइकिल का जो व्हील होता है, साइकिल का व्हील या जो मोटरसाइकिल का व्हील आपने देखा, ये आपके पास ये साइकिल का व्हील है या मोटरसाइकिल का व्हील है, आपने देखा होगा ये यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ से सारी वो स्पोक्स होती हैं, और वो जो व्हील होता है वो इस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा होता है। कभी आपने देखा होगा कि ये पॉइंट पहले इधर है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर, ये पॉइंट फिक्स होता है और व्हील इसके अराउंड रोटेट कर रहा होता है। और ये जो व्हील है ये जो व्हील है ये इस पॉइंट से इक्विडिसेंट होता है। इसे बेसिकली हम एक्सल कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना इसे हम एक्सल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सिस है, इस वजह से ये पॉइंट मेरे पास एक एक्सिस हो गया है। अब ये बॉडी, लेट्स सपोज हमारे पास एक टायर को मैंने बॉडी कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और ये जो बॉडी है ये इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है। सो इस ऐसी मोशन को हमारे पास कहते हैं रोटेटरी मोशन। ऐसी मोशन को हमारे पास रोटेटरी मोशन कहते हैं। इफ़ अ बॉडी रोटेट अबाउट इट एक्सिस एंड रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इन एक्सिस देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन को इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल और इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको साइकिल और ये व्हील की एग्जांपल दी है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो आपके पास ये जो हमारे पास व्हील है, ये हमारे पास एक बॉडी मैंने इसे कंसीडर कर लिया है, जिस पॉइंट के ये रोटेट कर रही है उसे मैंने एक्सिस कह दिया। सो इफ अ बॉडी रोटेट अबाउट इट एक्सिस एंड रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इन एक्सिस देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास होती है टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। वाइब्रेटरी मोशन आपने देखी होगी सीसा में सीसा में आपने देखा होगा हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन है, जो फलक्रम ऑफ वॉल होता है, या जैसे पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक या फलक्रम ऑफ वॉल क्लॉक को भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। ट्रांसलेटरी मोशन में भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, लेकिन उसमें हमारे पास एक पॉइंट फिक्स नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में इतना फर्क है कि जो रोटेटरी मोशन होती है उसमें हमारे पास पॉइंट एक फिक्स होता है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास पॉइंट फिक्स नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी है रोटेटरी मोशन, ये इसका सबसे बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है। Let's move toward our question number 4. Question number 4 क्या है? A stationary body remains to continue to its stationary state and a moving body remains to continue its motion. It is law of। अब देखें, ये जनरल सी ये एक लॉ है, ये एक लॉ है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से लॉ बना था तब से लेकर फ्रॉम द एंड ऑफ यूनिवर्स, ये लॉ यही रहेगा। इसे हम कहते हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया से सिंपल सी वर्डिंग, ये थोड़ी डिफिकल्ट वर्डिंग है, मैं थोड़ी सी सिंपल वर्डिंग में लॉ ऑफ इनर्शिया आपको समझाता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास ये कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी एट रेस्ट
will remain at rest and a body in motion will remain in motion. मैंने क्या क्या I can repeat my own words. A body at rest will remain at rest. एक बॉडी रुकी हुई है वो रुकी रहेगी. And the body in motion will remain in motion. और एक बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी. Unless जब तक unless an external force बाहर से कोई फोर्स उस पर exert नहीं करेगी. लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास ये है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक ही वर्डिंग में. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. वो डेफिनेशन आप सबके माइंड में होगी. अब आप उस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन के साथ जो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है कंपेयर करें. अब अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स टू कंटिन्यू टू इट्स स्टेशनरी स्टेट, मतलब यहाँ से लेके अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स टू कंटिन्यू टू इट्स स्टेशनरी स्टेट. इसके लिए आप ये लिखें अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. एक ही बात है ना, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट या अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन टू कंटिन्यू टू स्टेशनरी स्टेट, एक ही बात है. एंड अ मूविंग बॉडी रिमेन्स टू कंटिन्यूज इट्स मोशन. एंड अ मूविंग बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये करें. एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन. एंड अ बॉडी इन मोशन will remain in motion या and a moving body remain to continue its motion, एक ही बात है. it is called, ये हमारे पास कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास ये कहता है a body at rest will remain at rest या a stationary body remain to continue to its stationary state and a body in motion will remain in motion या and a moving body remain to continue its motion. it is called as law of inertia. लॉ ऑफ मोशन हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है. थ्री मोशन, लॉ ऑफ मोशन हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोशन लिखा गया है. लॉ ऑफ, अब यहाँ पर अगर होता ना लॉ ऑफ, अब यहाँ पर मोशन की जगह हमारे पास फर्स्ट होता ना तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता. सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि फोर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन न्यूटन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप लोगों को पता होगा. सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज इनर्शिया इज द करेक्ट हियर. नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रिक्शन इज अ डैश फोर्स. फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है. अब फ्रिक्शन आपको पता हो फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है. अब हमने बताना है फ्रिक्शन इज विच टाइप ऑफ फोर्स. फ्रिक्शन हमारे पास किस टाइप की फोर्स होती है. फ्रिक्शन हमारे पास एक नॉन फंडामेंटल फोर्स है. फ्रिक्शन हमारे पास एक नॉन फंडामेंटल फोर्स है. फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फंडामेंटल फोर्स. फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फंडामेंटल फोर्स. फ्रिक्शन को हम नॉन फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं. ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सेल्फ रिस्टोरिंग, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ एडजस्टिंग, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी. जब ए और बी गलत हो गए हैं तो बोथ ए एंड बी भी गलत होंगे. और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन है, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है. सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन इज द करेक्ट हियर, क्यों ना कि फ्रिक्शन इज अ नॉन फंडामेंटल फोर्स. नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं. किसी भी बॉडी में द टेंडेंसी ऑफ, टेंडेंसी कहते हैं सलाहियत को. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, किसी भी बॉडी में या किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं. तो किसी भी बॉडी में या किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को उसकी पावर कहते हैं. पावर कहते हैं ताकत को. हम कहते हैं ना ये सर इतना ताकतवर है, ये इतना ताकतवर है, ये इतना ताकतवर है, हमें तभी पता चलता है, उसे देख के तो नहीं पता चल जाता. जब हम उससे कोई काम करते हैं या वो हमारे सामने कोई काम करता है या वो किसी एक्टिविटी को हमारे सामने करता है तो तब हम जज करते हैं कि ये बंदा, कि इस बंदे की पावर, ये इतना बंदा की पावर इतनी है, ये इतना ताकतवर है. सो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर. सो ऑप्शन नंबर ए है पावर, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है. हीट, हीट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है. एनर्जी भी एक एनर्जी भी नहीं है. और ऑप्शन नंबर डी नन. सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पावर इज द करेक्ट हियर. नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. एन इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एस. ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास एस नहीं आता. एन इक्वेशन
which do not contain s is called dash equation of motion। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है। टोटल आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी को हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और तीसरी को हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर जो आपके पास वी एफ है ये फाइनल वेलोसिटी है, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ए आपके पास एक्सीलरेशन है और टी आपके पास टाइम टाइम है। सो आपको अपनी पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से ही आपको आंसर मिल गया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किधर भी एस का डिस्टेंस एस का जिक्र नहीं आया। एस बेसिकली डिस्टेंस होता है। सो और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम किधर भी एस का नहीं आता क्योंकि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है, टाइम टी है। इसमें स्पीड एस इसमें एस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में इसका हमारे पास कोई जिक्र नहीं आया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास एस नहीं होता। सो एन इक्वेशन वी डज नॉट कंटेन एस an equation which does not contain s is called first equation of motion। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन यहाँ पर s डिस्टेंस या हाइट हमारे पास इन्वॉल्व है। और थर्ड ऑप्शन नंबर सी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यहाँ भी हमारे पास s है, तो ये भी हमारे पास एक रॉन्ग ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेकंड इज द ऑप्शन नंबर ए दैट सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट हियर क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास s नहीं होता। Next move toward our question number 8। Question number 8 है the equation which does not contain Vf is called dash equation of motion। So viewers जिन भी स्टूडेंट्स को सब इक्वेशन ऑफ मोशंस का पता होगा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का, उनके लिए विद इन 3 to 4 या विद इन मैक्सिमम 5 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा। लेकिन जिन्हें आती नहीं होगी वो रॉन्ग ऑप्शन लगाएंगे जिसकी वजह से वो अपने ग्रेस मार्क्स, अब ऐसे क्वेश्चन में आपके पास ग्रेस मार्किंग होती है और ग्रेस मार्किंग आप कोशिश करें कि आप ग्रेस मार्किंग के जो क्वेश्चन है वो आपको कोई भी ना गलत हो। हाँ कंसेप्चुअल आ जाते हैं तो चलो उसमें बंदा थोड़ा बहुत हो जाता है कि चलो कंसेप्चुअल की वजह से नहीं हो सका, लेकिन जो एज इट इज सिंपल स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन ऑफ मोशन है, ये तो आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए और इनमें आपके पास ग्रेस मार्किंग होती है। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स अवेल आप कर सकते हैं उन क्वेश्चन को मत गलत किया करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 है द क्वेश्चन which does not contain vf is called dash equation of motion। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बीच में से निकल गई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर वी आई आया है, वी एफ नहीं आया, सो ये हमारे पास सबसे बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वी एफ का स्क्वायर हमारे पास आ रही है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास वी एफ नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेकंड इज द करेक्ट हियर। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेकंड इज द करेक्ट। Next, proceed toward our question number 9। Question number 9 है the equation which does not contain t। The equation which does not contain t is called। अब हमने बताना है ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास t नहीं आता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। टी आ गया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। टाइम 2 दफ़ा आ रहा है तो ये भी हमारे पास रॉन्ग कंसिडर होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। टी नहीं आ रहा है इसमें, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2s, हमारे पास इसमें टाइम का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास टी नहीं आता। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी सेकंड है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड बी, ये भी रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन नंबर डी थर्ड है, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। So option number D that is third is the correct here। Let's move toward our question number 10। Question number 10 है the sum of neutron and proton in a nucleus is called। अब देखें न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और किसी भी एटम में, ये बात आप लोग थोड़ी सी जनरल नॉलेज की, यहाँ पर मैं आपको कुछ 2-3 बातें जनरल नॉलेज की भी बताऊँगा, वो आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है। देखें किसी भी ना
एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहली बात यह है कि जो भी आपके पास एटम होता है उसके न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन्स होते हैं या तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। सम केसेस में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन कुछ में ऐसे नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, या हमारे पास शेल्स में होते हैं। जो न्यूक्लियस के अराउंड आपके जैसे आप लोगों ने की होगी केमिस्ट्री के अंदर, आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड हम वो लगाते थे इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द नंबर, अच्छा अभी मैं आपको यहाँ पर दो डेफिनेशन बताऊंगा, एक होगी एटॉमिक नंबर की और एक होगी मास नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मास नंबर ये होता है द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पॉइस्ट्रॉन, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी मास नंबर, मास नंबर हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि मास नंबर इक्वल होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि एवोगैड्रोस नंबर किसी भी चीज़ का सम नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज मास नंबर इज द करेक्ट हियर। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है, डोर इज डैश काइंड ऑफ लीवर। डोर, डोर बेसिकली दरवाजे को कहते हैं। दरवाज़ा हमारे पास किस काइंड ऑफ लीवर से बिलोंग करता है, डोर, दरवाजा, डोर इज थर्ड, डोर इज सेकंड काइंड ऑफ लीवर। ये जितनी भी काइंड ऑफ लीवर है ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, और ये जो डोर है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लीवर है। डोर बिलोंग टू सेकंड काइंड ऑफ लीवर। और सेकंड क्लास लीवर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू ग्रैस्प, इफ़ यू ग्रैस्प द डोर नॉब, इफ़ यू ग्रैस्प द डोर नॉब, मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ डोर इज बिटवीन योर हैंड एंड द हिंग्स। जब भी हम दरवाजे को या डोर को हम हैंडल से पुश करते हैं, तो जो दरवाजे का जो मैक्सिमम वेट होता है वो तो या हमारे हैंड, वो किधर होता है, वो या तो हमारे बिटवीन होता है हमारे हैंड के एंड द हिंग्स, और वो जो दरवाजे के पीछे वो लगे होते हैं पॉइंट जिससे वो रोटेट कर रहा होता है। सो डोर इज यूजली अ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेकंड इज द करेक्ट हियर, क्यों ना कि डोर सेकंड काइंड ऑफ लीवर है। और ये सेकंड काइंड ऑफ लीवर क्यों है कि जब भी हम दरवाजे को हैंडल से पुश करते हैं तो जो वेट होता है वो दो चीज़ों के बिटवीन होता है। किस चीज़ के बिटवीन, एक तो हमारे हैंड से जिससे हम हैंडल पर फोर्स लगा के उसे पुश कर रहे होते हैं, और हिंग्स, और हिंग्स क्या, हिंग्स, अब हिंग्स क्या होते हैं, हिंग्स वो होते हैं जो दरवाजे के पीछे, दरवाजे के आपने देखा होगा जिन पॉइंट्स पे डोर आपका रोटेट कर रहा होता है, जिस पॉइंट पर आपका डोर रोटेट कर रहा होता है वो आपके पास हिंग्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेकंड इज द करेक्ट हियर। सो डोर इज द सेकंड काइंड ऑफ लीवर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हमारे पास क्या कहते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को।
ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। वैसे आपको मैं बताता चलूँ कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास टॉर्क के इक्वल होता है। टॉर्क टॉर्क को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू आर एफ, टी इज इक्वल टू आर एफ। सो टॉर्क इन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मूव करते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास होता है पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ एम वी। मोमेंटम हमारे पास के मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। टॉर्क टॉर्क हमारे पास क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टी इज इक्वल टू आर एफ, या टॉर्क इज अ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर। वेलोसिटी वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज टॉर्क इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये है, द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड। द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो आप लोग एक बात याद रखें, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये हमारे पास इक्वल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Change in volume divided by original volume is equal to volumetric strain। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन होता है, इसमें लेंथ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। अगर होता चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, अगर हमारे पास होता चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी हो जाता। लेकिन हमारे पास लिखा है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है, द फ्लाइंग एरोप्लेन हैज डैश पॉइंट। द फ्लाइंग एरोप्लेन हैज डैश पॉइंट। सो फ्लाइंग एरोप्लेन के कितने पॉइंट्स होते हैं? द फ्लाइंग एरोप्लेन हैज डैश पॉइंट। सो फ्लाइंग एरोप्लेन के आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं। सो फ्लाइंग एरोप्लेन के आपके पास दो पॉइंट होते हैं। एक तो वो पॉइंट जहाँ से वो उड़ा होता है। लेट्स सपोज ये फ्लाइंग एरोप्लेन है आपके पास, ये आपके पास फ्लाइंग एरोप्लेन है और इसके दो पॉइंट है। ए तो ये यहाँ पर पॉइंट है जो इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से इसने टेक ऑफ किया है। यहाँ से ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से टेक ऑफ करता है, और ये इसका फाइनल पॉइंट होगा। ये इसका फाइनल पॉइंट होगा जहाँ पर ये लैंडिंग करेगा। सो जो फ्लाइंग एरोप्लेन होता है इसमें हमारे पास फ्लाइंग एरोप्लेन के हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। एक उसका इनिशियल पॉइंट होता है, एक इसका फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से उसने टेक ऑफ किया होता है, और फाइनल पॉइंट वो होता है जहाँ पर उसने लैंडिंग करनी होती है। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 2 है, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 1 नहीं हो सकता, क्यों ना कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट नहीं होता, कितना किधर उसने लैंडिंग भी करनी होती है जो उसका फाइनल पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर सी 3 ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी नॉन ये भी रॉन्ग, नन ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2 इज द करेक्ट हियर। Now let's move toward our question number 15. Question number 15 हमारे पास ये है, in Fahrenheit scale. In Fahrenheit scale, the boiling point of water is. Fahrenheit scale में हमारे पास boiling point of water कितना होता है? बेसिकली अगर हम स्केल अगर हम जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल होता है उसमें लें, तो हमारे पास जो वाटर है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस वाला स्केल कंसीडर करें, तो उस पे जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल लें, तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास जो वाटर है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारे पास वाटर बॉयल करता है एट सी लेवल।
ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 273 फ़ारेनहाइट है हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि वाटर अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में लें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट स्केल में लें तो वो हमारे पास 212 या 212 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है। ऑप्शन नंबर बी है 200, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 312 फ़ारेनहाइट, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है, इफ P इज इक्वल टू 60 एंड Q इज इक्वल टू 20। इफ P इज इक्वल टू 60 एंड Q इज इक्वल टू 20, देन फ्रॉम द लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर आपके पास P 60 है और Q 20 है, सो देन फ्रॉम द लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा। बेसिकली देखिए आपके पास जो लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन है वो आपके पास ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये आपके पास लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन है। अब देखें पी क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, पी की आपके पास वैल्यू 60 है, 1/60 प्लस 1/20। जब आप इनका डिनोमिनेटर में जो आपके पास 60 और 20 है, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास 60 आएगा। एलसीएम आपके पास 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाई 160 होता है और 20 मल्टीप्लाई बाई 360 होता है। सो 1 + 3 4, 4/60 हो जाएगा 1/f। सो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 4/60। सो यहाँ से आपके पास f किसके इक्वल आएगा, f इज इक्वल टू 60/4 हो जाएगा। 60/4 अगर आप डिवाइड करें तो 60/4 इज इक्वल टू 15 होता है। आखिरी तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 5 है, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी 3, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 9, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी 15, ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि जो लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन था वो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q था। जब हमने q p और q की वैल्यू रिप्लेस की तो हमारे पास एलसीएम 60 आ गया। एलसीएम 60 पे जब हमने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो 4/60 आ गया। 4/60 में से जब हम f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 60/4 आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास जो f है, जो लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन है, वहाँ से f इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 15। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ। अल्फा रेज किस किस चीज़ से मिलकर बनती हैं। अल्फा रेज में आपके पास होते हैं बेसिकली 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा रेज में आपके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल इसमें नहीं होते। पॉजिटिव पार्टिकल हमारे पास बीटा रेज में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल हमारे पास गैमा रेज में होते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास अल्फा रेज में होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी नन। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज न्यूट्रल इज द करेक्ट हेयर, क्यों ना कि जो अल्फा रेज हैं, अल्फा रेज में हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो ओवरऑल जो हमारे पास एलिमेंट होता है या एटम होता है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। इस वजह से जो हमारे पास अल्फा रेज हैं वो कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स होती हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम। अब देखिए 1 किलोग्राम किस इक्वल होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब ये 1000 कैसे आया, जब भी हम किलोग्राम में इस किलो को रिप्लेस करते हैं ना, ये हमारे पास 1000 से रिप्लेस होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अब किलो बेसिकली 1000 को कहते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 ग्राम हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू ये 1000 ग्राम हो जाएगा। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। किलो बेसिकली ये यहाँ पर जो के है ना, कि ये आपके पास किलो को रिप्रेजेंट करता है, किलो। और किलो आपके पास एक प्रीफिक्स है, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे। और किलो और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 10 पावर 3 होती है। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू
1000 ग्राम या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 10 पावर-3, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि -3 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है 10 पावर 9, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 1000, ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। या 1000 की जगह आपके पास 10 पावर 3 आ गया तो वो भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर डी है 10 पावर 4, 10 पावर 4, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि किलो 10 पावर 3 होती है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1000 या 10 पावर 3 इज द करेक्ट हेयर। Next move toward our question number 19. Question number 19 क्या है? In total reflection, angle of incidence and angle of reflection. बेसिकली ये आपके पास रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट ये होता है कि जब भी लाइट किसी भी सोर्स से आती है और वो किसी भी मीडियम पर फॉल करती है तो वो उस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन में आपने ये याद रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो या तो लेस होता है या तो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। इन सो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। सो इन रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट का जिक्र है इस क्वेश्चन में। तो टोटल रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी स्मूथ सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है। ये इंसिडेंट लाइट आई है आपके पास, इस सरफेस पर इसने फॉल की, इस सरफेस पर ये फॉल की और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ से ये बिल्कुल इसी या बिल्कुल सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट लाइट है और ये यहाँ पे ये इस सरफेस से फॉल की है और फिर ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्ट हो गए, रिफ्रैक्टेड रे। सो आप देखेंगे कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, जो यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो ये बना है, ये इक्वल है इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। सो टोटल रिफ्लेक्शन में जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सम नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है इक्वल, इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी नॉट इक्वल, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी परपेंडिकुलर, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज इक्वल इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास ये है, इन आर्म फोर्स डिपेंड अपॉन। बाजू इन आर्म फोर्स किस पे डिपेंड करती है? जो आर्म है इसमें जो हमारे पास फोर्स है ये हमारे पास फेल्क्रम या वेज पे डिपेंड करती है। आर्म में जो हमारे पास फोर्स है ये हमारे पास डिपेंड करती है फलक्रम या वेज पे। ना तो ये वेट पे डिपेंड करती है, ना तो ये फोर्स पे डिपेंड करती है, ना तो ये हमारे पास सेंट्रल पोजीशन पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिपेंड करती है फलक्रम पे, या फलक्रम या वेज एक ही चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज फलक्रम इज द करेक्ट है, क्यों ना कि आर में फोर्स इसी पर डिपेंड करती है। बाकी जो रिमेनिंग तीन चीज़ें हैं, फोर्स, वेट और सेंट्रल पोजीशन, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज फलक्रम इज द करेक्ट हेयर। Now let's move toward our question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रस्ट, द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रस्ट इज कॉल्ड। बेसिकली हमसे पूछा गया है कि दो क्रस्ट का जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है, दो क्रस्ट का जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये ए डायग्राम के अंदर मैंने एक वेव बनाई है। अब देखें ये जो इसके ऊपर में टॉप पर है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट ए कह देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट बी कहते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर सी कहते हैं। अब ए और बी आप ले लें या बी और सी ले लें, इस पॉइंट को डी का है और इस पॉइंट को ई कहा है। अब आपके पास ए बी और सी, ये आपके पास ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट आपके पास क्रस्ट हैं, CREST क्रस्ट। और ऑप्शन नंबर और जो पॉइंट नंबर डी है और पॉइंट नंबर ई है ये आपके पास ट्रफ होती हैं, क्रस्ट और ट्रफ। सो ए बी और सी आपके पास क्रस्ट हैं, डी और ई आपके पास ट्रफ हैं। अब देखें ए और बी आपके पास दो क्रस्ट हैं,
इन दोनों का सेंट्रल डिस्टेंस ये d है, सो ये हमारे पास ट्रफ हो जाएगा। सो द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रस्ट इज कॉल्ड ट्रफ। या आप लोग b और c कंसीडर कर लें, b और c दो क्रस्ट हैं, इनके दरमियान का सेंट्रल डिस्टेंस e है जो हमारे पास ट्रफ है। सो द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रस्ट इज कॉल्ड ट्रफ। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड के इक्वल। सो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास टफ है, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वेवलेंथ हमारे पास होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर जो हमारे पास ये लेमडा है ये वेवलेंथ है, v हमारे पास स्पीड है या वेलोसिटी है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और लेमडा हमारे पास वेवलेंथ है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज टफ इज द करेक्ट हेयर। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है एस एच एम। एस एच एम डिपेंड अपॉन। एस एच एम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पे डिपेंड करती है? सो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। ये ना तो मीन पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये ना तो एक्सट्रीम पोजीशन पर डिपेंड करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये आपके पास मैथ पे डिपेंड करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड करती है आपके पास टाइम पीरियड पर, और जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आपके पास डिपेंड करता है मैथ पर। ऑप्शन तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास डिपेंड करता है मैथ पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी मीन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों रॉन्ग ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी नन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज टाइम पीरियड इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यह है कि द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट आर। द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट आपके पास कितनी है? बेसिक यूनिट आपके पास टोटल 7 बेसिक यूनिट है, और बेसिक यूनिट आपके पास 9th क्लास में जो आपकी फिजिक्स थी उसमें चैप्टर नंबर 1 में था कि नंबर ऑफ बेसिक यूनिट आर। नंबर ऑफ बेसिक यूनिट हमारे पास 7 है, और वो 7 कौन कौन सी है? उसमें आपके पास आता है किलोग्राम, मीटर, कैंडेला, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन और मोल। सो आपके पास जो नंबर तो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट आपके पास 7 है, और वो 7 कौन कौन सी है ये भी आपके अपने पास नोट कर लें। किलोग्राम है, मीटर है, कैंडेला है, सेकंड है, एम्पेयर है, केल्विन है, मोल है। जो यहाँ पर जो किलोग्राम है ये मैस की यूनिट है, जो मीटर है ये लेंथ की यूनिट है, कैंडेला आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट है, सेकंड आपके पास टाइम की यूनिट है, एम्पेयर आपके पास टेम्परेचर के एम्पेयर आपके पास करंट की यूनिट है, केल्विन आपके पास यूनिट है टेम्परेचर की, और मॉलिक्यूल मोल आपके पास यूनिट है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की। तो नंबर ऑफ बेसिक यूनिट आपके पास टोटल 7 है। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 8 बेसिक यूनिट हमारे पास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 7 हमारे पास बेसिक यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी 11 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी 16 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 7 इज द करेक्ट है, क्यों ना कि बेसिक यूनिट हमारे पास 7 है, और वो मैंने सब की सब आपको बता दी है। 7 तो किस किस की फर्दर यूनिट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 7 इज द करेक्ट है। Now let's move toward our question number 24. Question number 24 ये है in international system of unit length, mass, time, electric current, temperature, light, strength of light and unit of quantity are called dash unit. In international system of unit international system of unit length, mass, time, electric current, temperature, light, strength of light and unit of quantity are called। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट और स्ट्रेंथ ऑफ लाइट है, ये हमारे पास है डिराइव यूनिट। बेसिक तो मैंने आपको बता दी हैं। सो जो रिमेनिंग रह गए हैं ये हमारे पास डिराइव यूनिट्स हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिराइव इज द करेक्ट हेयर।
Now let's move to our last question, and the last question is current is a dash quantity. करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? करंट हमारे पास बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर करंट में भी इलेक्ट्रिक करंट आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी गिवन होता है, और करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इससे डायरेक्शन हम खुद प्रोवाइड करते हैं कि इस पाथ से इस पाथ तक इस करंट ने मूव करना है। So a physical quantity or scalar quantity. So option number D. So option number D, that is scalar, is the correct here. क्यों ना कि scalar quantity हम क्यों ना कि scalar quantity का हमारे पास क्यों ना कि स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट या करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्यों ना कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी इस वजह से है ये करंट, क्यों ना कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो टेस्ट नंबर 6 फिजिक्स फैकल्टी की तरफ से आपके सामने ये प्रेजेंट कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक्चुअली ये वही 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो प्लीज़ इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लें, इसके ऊपर सारी डिटेल से वीडियो देख लें और अपने नोट्स भी तैयार कर लें और अपनी प्रैक्टिस भी कर लें। जो हमारी वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com। जी, इसका मैं आपको यहाँ से बाकायदा से लिंक शेयर तो यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। आप सिंपली आप www के बाद .shaheenleaderacademy, हमारा इसके अंदर बाकायदा एड्रेस वेब के ऊपर मौजूद है। आप इस पे जाके अपने एयरमैन टेस्ट की ऑनलाइन जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, ताकि आप पे टाइमिंग के मुताबिक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें कामयाबी हो सकती है। www.shaheenleaderacademy, यहाँ पे आप एकेडमी साथ मेंशन करें, ACADEMY.com। जी, तो आप ये यहाँ पे डॉट देंगे, डॉट के बाद आप काम लिखेंगे, तो इस तरीके से आप अपना इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के अंदर बाकायदा सेक्शन मौजूद हैं पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। PF पे जाके आपने क्लिक करना है और वहाँ जाके आप एयरमैन और एयरवुमन के टेस्ट को आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लिहाजा आप ये कोशिश करें कि इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इनकी बार बार डेफिनेशंस को देख लें और इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इनको लाजमी याद करें। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। और जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे शाइन लीडर्स एकेडमी के चैनल पे, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, अपने सवालात, अपनी क्यूरीज ज़रूर दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।